आज हम लोगों के बीच में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री हेमंत द्विवेदी जी उपस्थित हैं। विभिन्न जिलों में कलेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं देते हुए आज सेवानिवृत्त होकर माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, आप बताएं। सर, आप जो है आपका इस चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो आजकल के युवा प्रतियोगी छात्र हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेटर ऑनलाइन भी लगे हुए हैं। विभिन्न जो है महानगरों और शहरों में कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं। मार्गदर्शक एक बड़ी लंबी कतार में खड़े हुए हैं। सर, आप अपने अनुभवों से और अपने जो है जो जीवन में आपने देखा है, सर ये बताएं कि जो है सफलता का जो चरणबद्ध जो प्रयास है उसके लिए तो नो डाउट जो भी गाइड आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सर बताइए कि एक प्रतियोगी छात्र के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या गलती न करें। सफलता के लिए कोई ऐसा टिप्स दीजिए जो आने वाले युवाओं के लिए मार्गदर्शन साबित हो। सर हेमंत, धन्यवाद, नमस्कार। दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान रखने को है। आपने कई सवाल एक साथ कर लिए, एक एक करके मैं उत्तर देता हूँ। सफलता कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो आपके अपने एकेडमिक परीक्षा में हो, चाहे क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो। यह ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं होती। ओवरनाइट सक्सेस पाने के लिए 10-10 वर्ष लग जाते हैं। असफलता वो पहली सीढ़ी है जिस पर होकर हम सफलता की ओर जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात बिल्कुल अलग होती है। अगर हमें मात्र पास आउट होना हो तो हम बहुत अच्छे से पास आउट हो सकते हैं, लेकिन कई बार हमें जो मार्क्स मिलते हैं हमारी एकेडमिक परीक्षा के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या वो मार्क्स प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी अच्छे हैं या नहीं। हम कहते हैं कि हमारा फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो ये एकेडमिक परीक्षा में तो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको कि उसमें बेहतर मार्क्स मिले होंगे। तो कृपा करके देखें कि इसमें आपकी दूसरे से प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें आपको ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लेबोरियस होना ही पड़ेगा। और असफलता से हारना कैसा, असफलता ही आपको उस बिंदु पर ले जाएगी जहां से कि सफलता की सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं। अब हम एक मोटी बात बताते हैं। आपने पूछा कि सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है, और बहुत सारे लोग हमारे समाज में कोचिंग सेंटर्स और ये ज्वाइन किए हुए हैं। नो डाउट उसमें भी बहुत अच्छे अध्यापक और ग्रुप डिस्कशन बहुत छात्रों के साथ होता है, तो हम कोई भी कैंडिडेट इनरिच तो करता है, लेकिन ऐसे भी एक कुछ समस्याएं आती हैं। सेल्फ स्टडी अपने से है कि इसमें क्या क्या लाभ हैं। सेल्फ स्टडी में 2-3 फायदे हैं। आप अगर गौर से देखें तो ये सबसे पहला लाभ ये है कि ये आपका समय बहुत बचत करती है। आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी
ग्रुप में, किसी संस्थान में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए और अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस रहिए। उदाहरण के लिए आजकल जनरल स्टडीज ने बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर कर रखा है। हमने क्या करना है, इतिहास, भूगोल जैसे 11-12 विषय होते हैं जिसमें कि वो आपका 2 पेपरों में, 3 पेपरों में वो आपका टेस्ट करते हैं। जहाँ पर कि प्रिलिमिनरी और मेंस की बात होती है। प्रिलिमिनरी वो पायदान है जिसे क्रॉस करना बहुत अपरिहार्य है। मैं ये बिल्कुल नहीं कल्पना करता कि डीप स्टडी की कितनी ज़रूरत प्रिलिमिनरी में पड़ती है। अगर आपने डीप स्टडी नहीं किया तो आप देखें कि प्रिलिमिनरी में कई हजार बच्चों में 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर पहला पायदान आपको नहीं मिला तो आप अगले पायदान पे नहीं पहुंच पाएंगे। और जब पहला पायदान आपको मिलेगा तो आपको डीप स्टडी करनी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रिलिमिनरी में सफलता मिलेगी। मेंस और प्रिलिमिनरी में फ़र्क इतना है कि मेंस में डीप और एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत होती है। कोई भी टॉपिक, चाहे वो प्रिलिमिनरी में हो या मेंस में हो, आपको छोड़ना नहीं है और उस टॉपिक के अंदर आपको जितनी गहराई से आप जा सकते हैं उतनी गहराई से जाइए। पर्टिकुलरली उन प्रश्नों को देखिए जिसमें कि वो 2 स्टेटमेंट ज्वाइंट करके उनमें से एक का सिलेक्शन या एक का रिजेक्शन करने को आपसे कहते हैं। तो ये कंपैरेटिव के साथ साथ, मतलब इसमें 2 चीज़ें लेते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये सत्य है या इसका कारण ये नहीं है। तो आपको 2 स्टेटमेंट का जवाब देना है। तो यहाँ डीप स्टडी की ही जरूरत पड़ती है। अब हम एक एक उठाते हैं कि प्रिलिमिनरी और मेंस का जो हमारा है जी, इसमें क्या है। प्रिलिमिनरी में और मेंस में भी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अपरिहार्य है। आप देखें कि आपको कितने समय में कितने प्रश्न आपको हल करने हैं। इसमें बिल्कुल हड़बड़ी ना करें। समय का ध्यान रखें कि एक प्रश्न का औसत समय कितना आता है। दूसरा यह कि पूरा कोर्स पढ़ें। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें हमारा जरा दिलचस्पी कम है, इसे छोड़ देते हैं, या इसमें उतनी ज़्यादा हमारी पाठ नहीं हो रही है तो इसको कुछ कम ध्यान देते हैं। नहीं, आपको ध्यान बराबर देना है। जब आप शब्द सीमा पर आते हैं मेंस में, तो शब्द सीमा और अपने ज्ञान के मध्य संतुलन रखें। आपको उस टॉपिक पर जितना ज्ञान होगा उसके आधे वर्ड्स में ही आपकी शब्द सीमा पूरी हो जाएगी। यह एक स्किल है और इसमें संतुलन साधें और अपनी इस स्किल को डेवलप करें। दूसरी बात यह कि अगर प्रश्न पत्र में ऐसी बाध्यता नहीं है तो अपनी कंटिन्यूटी को, प्रश्नों की कंटिन्यूटी के हिसाब से उत्तर मत दीजिए। जो आपको प्रश्न आ रहा है उस समय उसको आप टिक कर दीजिए, आंसर शीट पे लगा दीजिए। जो नहीं आ रहा है, आपको मिडिल लेवल का है, जो कि थोड़ा देर विचार करने पर आ जाएगा, उसको डैश लगाइए, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको क्रॉस लगा के पेंसिल से रखिए, इफ इट इज अलाउड इन द क्वेश्चन पेपर। एक बार पूरा आद्योपात आप समाप्त कर लें। समाप्त हो जाए उसके बाद
आप फिर से डैश मार्किंग के सवालों पर आइए और थोड़ा समय दीजिए। मैं ऐसी पद्धति इसलिए कह रहा हूं कि आपका प्रथम चरण में कुछ टाइम की बचत हो जाएगी। उसी समय में से दूसरे चरण में डैश वालों को लीजिए, थोड़ा सा निकलेगा उसमें भी। लास्ट फेज में आप क्रॉस वालों को ट्राई कीजिए, क्योंकि आपकी समय निश्चित है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जहां भी नेगेटिव मार्किंग प्रश्न पत्र में है, कृपया देख के रखें कि अनुमान से क्वेश्चन पेपर ना करें। 3 गलत सवाल आपको एक सही सवाल के बराबर कॉस्ट करते हैं, तो इसमें बिल्कुल अनुमान ना करें। अगर कुछ छूट जाता है तो छोड़ दें। एक और चीज है कि जो हमारा सेल्फ स्टडी का सिस्टम है, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, सेल्फ स्टडी के दृष्टि से देखें तो जो परीक्षा की तैयारी है, ये कोई इंजेक्शन, सिरप या टैबलेट जैसी नहीं है कि आपने जैसे ही इंजेक्शन लगवाया या टैबलेट खाई आपका बुखार उतर गया। ये समय लेती है और ये राउंड द ईयर एक्टिविटी है। शुरू से और अंत तक पूरा साल व्यतीत हो जाता है जब आप प्रिलिमिनरी, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू समाप्त होते ही 1 दिन का रेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको प्रिलिमिनरी पे काम करना होता है। तो कृपया देखें कि ये आपसे डीप स्टडी डिमांड करती है और इस डीप स्टडी में आप अगर 1-2 साल आपको लग भी जाते हैं तो अलग अलग वर्षों में आप और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम के लिए आपको गाइड्स, हर टॉपिक की एक बेहतर गाइड सेलेक्ट कर लें। गाइड सेलेक्ट करें, इसके साथ में एक टॉपिक पर गाइड पढ़ते समय अपने संक्षिप्त नोट कि आपने क्या पढ़ा है उस पर लिखते रहें। ये नोट सादा कागज पे लिखें और जब तक कि वो टॉपिक चल रहा है आप भी नोट्स में टॉपिक बदलते रहिए और स्पेस हर पेज पर और उस नोट्स के बाद देते रहिए। थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि सेकंड टाइम की रीडिंग में जब आप रिवाइज करते हैं उस समय अपने नोट्स को अपडेट करना हो तो उसके लिए स्थान पहले से होना चाहिए। नोट्स को पेजिंग करें और उसे स्टेपल करके अपने साथ रखें। इसी तरह से दूसरे टॉपिक पर, तीसरे टॉपिक पर, हम सभी जानते हैं कि हर एक टॉपिक पर एक किताब, एक गाइड आपको मिल जाएगी। बेहतर गाइड का सिलेक्शन करें। प्रीलिम्स में थोड़ा सा ऑप्शन फिर भी होता है कि डीप स्टडी के साथ, चूंकि मल्टीपल चॉइस आंसर्स का फॉर्मेट होता है तो आपको थोड़ा सा गुंजाइश होती है। मेंस में बिल्कुल नहीं होती है। अपने टॉपिक की स्टडी का जो आपको नॉलेज हासिल हुआ है उसको और शब्द सीमा, इन दोनों के मध्य संतुलन वाला स्किल आप प्राप्त करें। एक्सटेंसिव नॉलेज की जरूरत भी मेंस एग्जाम में होती है। प्रिलिमिनरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आगे का रास्ता खुलता है। आगे का रास्ता अगर नहीं खुलेगा तो आपको अगले साल फिर उन्हीं दिनों में प्रिलिमिनरी देना होगा। और आप देखें, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, इनके इंटरव्यू जो आते हैं
और वो कहते हैं कि मैंने अमुक संस्थान से पढ़ाई की, मैंने ऐसा किया। ये इंटरव्यू ठीक है, हम सभी उनके सफलता से गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ये, और उन्होंने हो सकता है कहीं 1 महीने या 2 महीने के लिए क्लासेस ज्वाइन भी की हो, लेकिन आमतौर पर ये इंटरव्यू पेड होते हैं और आप इस हिसाब से तैयारी करें कि आपको ही ये करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो साथी फ्रेंड्स उसमें लगातार हिस्सेदारी किए हैं, उनसे कुछ टॉपिक ले लें कि उन्होंने क्या बताया, कि क्या चीज़ ऐसी है जो इम्पोर्टेंट इस समय के लिए है, उनसे भी ले लें, परामर्श कर लें। ध्यान रखें कि इसमें जितना चाय पीने में समय लगता है दोस्तों के साथ, उससे अधिक समय ना दें, क्योंकि समय ही वो चीज़ है जिसको कि आपको मैनेज करना है। ये वर्ष भर का शेड्यूल आपके समय की ही डिमांड करता है। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करें या ना करें कंपटीशन की, ये एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल आता है। मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन के साथ ही करें, क्योंकि ग्रेजुएशन की पहली साल और दूसरी साल आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ सकते, इसलिए 2 साल आपको अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स देखने हैं, साथ में जनरल स्टडीज के जो 10-11 टॉपिक्स हैं इनको देखना है। तो सर इस पर एक क्वेश्चन हमारा ये भी है सर कि जो यूपीएससी का जो कंटेंट है, मतलब आपका इस पर क्या मानना है कि प्री मेच्योर स्टेज पर जो है अंडर ग्रेजुएट इस तरह के कंटेंट्स को वो जो है अकॉर्डिंगली जो है स्टडी कर सकते हैं? सर इस पर कुछ बताइए कि जो कंटेंट्स है बहुत ही गंभीर होते हैं यूपीएससी के, और प्री मेच्योर स्टेज पर क्या इस तरह के अध्ययन से उनको कोई फायदा हो सकता है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि जो 18 साल 17 साल पे इंटर करने के बाद जाता है तो वो इतना मैच्योर नहीं होता है, लेकिन अपने अनुभव से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैच्योर कोई भी व्यक्ति इसी आयु में होता है। अगर वो अपने बीए या बीएससी पार्ट 1 से ये शुरू करता है तो वर्ष भर उसको मात्र ये समझने में लग जाएगा कि यूपीएससी की परीक्षा डिमांड क्या करती है। कार्य तो वो अगले वर्ष से शुरू करेगा, और जब वो 3rd ईयर में अपने यूपीएससी में फॉर्म डालता है, एप्लीकेशन डालता है, तो 2.5 साल की मेहनत उसके पीछे खड़ी होगी। मेहनत ही वो चीज़ है जो किसी आदमी को आगे ले जाती है। और एक दूसरी बात है कि ये जो समय है, जो 18 साल 16 साल 20 साल, इस समय में जो आदमी मेहनत कर सकता है, मेरा विश्वास रखें कि ऐसी मेहनत पूरे लाइफ आदमी नहीं कर सकता है। ये सबसे अधिक मेहनत कराने वाला समय है, क्योंकि इसमें इंसान कैपेबल होता है कि वो 20 घंटे तक अपनी स्टडीज को जारी रखें। तो सर जो है एक क्वेश्चन और है इस पर कि आप थोड़ा बताएं कि जो अच्छी तैयारी के बाद कुछ ऐसे भी छात्र मिलते हैं, प्रतियोगी छात्र, जो एक बार मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर अगले टर्न पर वो प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं, तो उनको एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे मतलब किस तरह के अपनों को अपग्रेड रखना चाहिए, क्योंकि हर साल नए कंपटीटर आते रहते हैं, आपको अपने आप को अपग्रेड रखना है। तो ऐसे लोगों को जो जो सफलता और असफलता दोनों साथ में ले चल रहे हैं, उनके लिए सर जो है कोई एक मार्गदर्शन दें जिससे कि उनको। देखिए, मैंने पहले जिक्र किया कि प्रिलिमिनरी में डीप स्टडी की ज़रूरत होती है, और ये निश्चित है कि जब आप प्रिलिमिनरी के फॉर्मेट को, जिसे प्रिलिमिनरी मेंस और इंटरव्यू तक
जाने के बाद भी पुनः देना पड़ा आपको, तो ये फॉर्मेट बदलते रहते हैं। कभी किसी ने सेट किया, कभी किसी ने सेट किया। यूपीएससी कैसे करता है अपने इन चीज़ों को, ये बेहद कठिन है समझना। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि ऑल इंडिया में उनके सेटर्स मौजूद रहते हैं और वो कुछ कुछ पार्ट उन लोगों से लेते हैं। तो डीप स्टडी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे हम लोगों के गीता में कहा गया है कि हमारा काम केवल कर्तव्य करना है और असफलता से हारना नहीं है। फल की इच्छा हम नहीं कर सकते हैं, बस शुद्ध अंतरात्मा से हमें अपना कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए और आपने जो है युवा प्रतियोगी छात्रों के लिए मार्गदर्शन किया, आपने समय निकाला, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।